यहाँ पर हम लोग हीट एक्सचेंजर देखेंगे और बहुत रैपिड में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आ गया है। हीट एक्सचेंजर, ठीक है, बहुत फास्ट वे में इसको रिवीजन करेंगे और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उसे यहाँ से आइडिया लग जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सब चीज़ पता लग जाएगा। सबसे पहला हीट एक्सचेंजर होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि हीट का ट्रांसफ़र करे फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर, ठीक है, एक फ्लूइड से अनदर फ्लूइड। अब देखो, हीट एक्सचेंजर एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड हीट ट्रांसफ़र कर रहा, इसके कई प्रकार हैं। एक होता है डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट टाइप का मतलब क्या है भाई? दो आदमी हैं, दोनों डायरेक्ट हाथ मिला लिए तो डायरेक्ट ही रिश्तों का एक्सचेंज हुआ, डायरेक्ट, ठीक है। अब एक होता है कि ए ने सी से हाथ मिलाया, फिर सी ने बी से मिलाया, तो ये इनडायरेक्ट वे है। तो एक तरफ से हॉट फ्लूइड जा रहा है, एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड जा रहा है। हॉट फ्लूइड अपना एनर्जी रिलीज करके कोल्ड फ्लूइड को गर्म कर दे रहा है, तो ये डायरेक्ट टाइप हो गया, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मेरा, जो रैंकाइन साइकिल में हम लोग कूलिंग टावर यूज़ करते हैं और ओपन फीड वाटर हीटर। रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में ये दोनों यूज़ होता है। पावर प्लांट का पार्ट है, पावर प्लांट में पढ़ोगे। ये उसके पास आता है हमारा स्टोरेज टाइप, और इसी का दूसरा नाम है रीजनरेटर। यहाँ डायरेक्ट हीट एक्सचेंज नहीं होगा। कैसे होगा? देखो, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड या हॉट फ्लूइड आ रहा है, सपोज करो यहाँ से हॉट फ्लूइड आ रहा है। हम लोग एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका हीट कैपेसिटी काफ़ी हाई रखते हैं। रीज़न बिंग, हाई हीट कैपेसिटी रखने से इसका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ से हॉट फ्लूइड गया इस मैट्रिक्स में, इसने एब्जॉर्ब कर लिया हीट, एब्जॉर्ब करके रखेगा ज़्यादा टाइम तक। फिर उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से हम कोल्ड फ्लूइड पास कराएंगे, तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से जब निकलेगा तो गर्म होकर के निकलेगा, ठीक है, और ये ठंडा हो जाएगा। तो ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ये इनडायरेक्ट वे में हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स का हीट कैपेसिटी हाई होता है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है इसको कहते हैं रेकुपुरेटर और शेल टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ से एक पाइप के थ्रू हॉट फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, ये हॉट फ्लूइड इस पाइप में फ्लो कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड इसके डायरेक्ट फिजिकल टच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेकुपरेटर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑन द बेस। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। दो तीन तरह से ये पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि भाई हॉट फ्लूइड इधर से आ रहा है, कोल्ड फ्लूइड भी इधर से ही आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन मोशन सेम का है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होगा कि हॉट फ्लूइड इधर से आ रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से आ रहा है। और क्रॉस फ्लो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल पे आएगा, ठीक है, हो गया। अब फेज चेंज के बेसिस पे भी हम लोग दो तरह से हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा, याद करो VCRS जब हमने पढ़ा था तो VCRS क्या करता था? ये एवापोरेटर रहता था, एक मिनट, ये स्टोरेज स्पेस रहता था। स्टोरेज स्पेस से हीट उठाता था तो स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर डाउन जाता था, ठीक है। यहाँ से मस्त हॉट फ्लूइड आ रहा था, सॉरी कोल्ड फ्लूइड आ रहा था, एक्सपेंडर से होकर के ये गर्म होकर के यहाँ से निकल जा रहा था, फिर ये कंप्रेसर में जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फेज चेंज होता था एवापोरेटर में, कोल्ड फ्लूइड। तो ये कैसे होता था? यहाँ पे एक एवापोरेटर में क्या होता है, एवापोरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर में जो हॉट फ्लूइड होता है वो अपना हीट को डिक्रीज किया और कोल्ड फ्लूइड उस हीट को एब्जॉर्व करके अपना फेज चेंज करा लिया, ठीक है।
सेम इसका उल्टा में होता है कंडेंसर टाइप। कोल्ड फ्लूइड जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। कंडेंसर टाइप, एवापोरेटर टाइप एक ही लॉजिक पे वर्क करता है। ये हॉट फ्लूइड अपना हीट रिलीज करता है, लेटेंट हीट, ये मिल जाता है कोल्ड फ्लूइड को, और वो फेज चेन है, कोल्ड फ्लूइड अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। तो ये था एवापोरेटर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फेज चेन, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं हीट एक्सचेंजर का। तो एक शेल टाइप हीट एक्सचेंजर मान लेते हैं, ठीक है। शेल टाइप हीट एक्सचेंजर मानोगे तो हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं, ठीक। शेल टाइप है मतलब डायरेक्ट फिजिकल टच नहीं होगा, एक लेयर होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का। यहाँ पे इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, यहाँ पे हॉट फ्लूइड है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। और कुछ पाइप है मेरा ऐसे करके, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ से हॉट फ्लूइड जा रहा है, ठीक। कुछ इस तरह का है। तो अगर हम एनर्जी बैलेंस करें, तो इंथैल्पी अगर बैलेंस करें, तो जितना हॉट फ्लूइड एनर्जी रिलीज किया उतना ही कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र होगा। तो m.Cp इंटू THE माइनस का THI, ठीक है। और कोल्ड फ्लूइड के केस में हमको क्या लिखना होगा, ये हॉट फ्लूइड का है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। m.Cp को कंबाइन में बोलते हैं हीट कैपेसिटी। m.Cp कोल्ड फ्लूइड का इंटू TC, एक मिनट, यहाँ आई होगा क्योंकि इनलेट का ज़्यादा होता है एग्जिट का, यहाँ TCE माइनस TCI, ठीक है। अब देखो इज इक्वल्स टू, हम एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जानते हैं, इनटू एरिया करेंगे इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अब जरा डेल्टा टी का वेरिएशन देखें। अगर हम यहाँ पे हमने क्या लिखा था, क्यू को m.Cp हॉट THI माइनस का THE इज इक्वल टू m.Cp हॉट कोल्ड इंटू TCE माइनस TCI इज इक्वल्स टू UA डेल्टा टी। अब ये देखो, ये हॉट फ्लूइड ऐसे जा रहा है, हॉट फ्लूइड नहीं, कोल्ड फ्लूइड, हाँ, TCI, ये TCE, हॉट फ्लूइड ऐसे आ रहा है, पैरेलल फ्लो है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर घट रहा है, कोल्ड फ्लूइड उसको ऑब्जॉर्व कर, ये है दोनों के बीच का गैप डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी एक्स के साथ वेरी कर रहा है? तो इस UA डेल्टा टी वाले टर्म में हम कौन सा डेल्टा टी रखें, स्टार्टिंग का रखें, एंडिंग का रखें, या कुछ लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग, चूंकि एक्स का फंक्शन है भाई, डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग या एंडिंग का रखो, या फिर क्या करें, दोनों का अरिथमेटिक मीन रहे, क्या दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लें, या दोनों का लॉगरिथमिक मीन लें। तो एक्चुअली में हम यहाँ रखते हैं लॉगरिथमिक मीन, डेल्टा टी यहाँ LMTD लेते हैं, ठीक है। अब LMTD कैसे निकालते हैं, हम लोग बात करते हैं LMTD। देखो बात हो रहा था कि डेल्टा टी जो है एक्स का फंक्शन आ रहा था, ठीक है। तो भाई उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा टी की जगह AMTD लें, LMTD लें, GMTD लें, क्या लें, मतलब ज्योमेट्रिक मीन लें। तो वो सब हम लोग करने से पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, LMTD आया कहाँ से। एक्चुअली में LMTD ही लेंगे, लेकिन आया कहाँ से, डेरिवेशन पूछ सकता है एग्जाम में। हम एक्स पे जाके क्या करेंगे, dx का एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक। और देखो सबसे बड़ा चीज़ कि इस ड्यूरेशन में डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर TH, यहाँ का टेम्परेचर TC। अब जरा इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो हम एनर्जी बैलेंस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा DM डॉट
माइनस का एम डॉट एच सी पी एच इंटू डी टी एच। और कोल्ड फ्लूइड कितना हीट लेगा, क्यों लिए माइनस, क्योंकि डी टी एच डिक्रीज कर रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। कोल्ड फ्लूइड के लिए एम डॉट सी सी पी सी डी टी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओवरऑल लिखे तो यू इंटू डी ए इंटू टी एच माइनस का टी सी, ठीक, क्योंकि टी एच और टी सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी एक्स के साथ नहीं वेरी कर रहा है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें, यहाँ से डी टी एच का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो डी टी एच क्या आ जाएगा, माइनस का डी क्यू डॉट बाय एम डॉट एच सी पी एच, इक्वेशन नंबर 1। डी टी सी निकालें तो डी क्यू डॉट बाय एम डॉट सी सी पी सी, इक्वेशन नंबर 2। जरा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दो या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो तो ये हो जाएगा डी टी एच माइनस का डी टी सी माइनस डी क्यू डॉट कॉमन आ जाएगा 1 बाई एम डॉट एच सी पी एच प्लस का 1 बाई एम डॉट सी सी पी सी। अब देखो, क्या हम लोग क्यू को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, एम डॉट एच सी पी एच ओवरऑल हीट ट्रांसफर थ्रू द पाइप, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू टी एच आई माइनस का टी एच ई, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोल्ड फ्लूइड के केस में एम डॉट सी सी पी सी इंटू टी सी ई माइनस का टी सी आई। अब यहाँ से ज़रा देखो, ये एम डॉट सी पी, इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट बाई टी, इस वैल्यू को, यानी जो स्पेसिफिक हीट वाला टर्म है बस हम उसका वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो क्यू डॉट बाई टी एच आई माइनस टी एच ई। और ये एम डॉट सी सी पी सी कितना आ जाएगा, क्यू डॉट बाई टी सी ई माइनस का टी सी आई। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ओवरऑल क्या आएगा, सबसे पहले तो डी क्यू डॉट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यू इंटू डी ए इंटू टी एच माइनस का टी सी, और ये जो 1 बाई एम डॉट एच सी पी एच था ये आएगा 1 बाई क्यू डॉट बाई टी एच आई माइनस का टी एच ई प्लस का 1 बाय क्यू डॉट टी सी ई माइनस टी सी आई। अब जरा देखो क्या होता है, डी टी एच, इसको कॉमन लेके डी टी एच माइनस टी सी पूरा ओवरऑल लिख सकते हैं ऐसा, यू इंटू डी ए इंटू टी एच माइनस टी सी, ये ऊपर जाके टी एच आई, यहाँ क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाई क्यू डॉट टी एच आई माइनस टी एच ई प्लस टी सी ई माइनस का टी सी आई। इसको आई एज इट इज़ रखेंगे, इस टी एच माइनस टी सी वाले टर्म को इधर ले जाएंगे और इसको डेल्टा टी मान लेंगे, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, टी एच माइनस का टी सी, तो यहाँ डी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन डेल्टा टी इंटीग्रेशन डेल्टा टी आई से डेल्टा टी ई, ठीक है। और ये हो जाएगा यू इंटू डी ए को हाँ यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल तक, तो ये डी ए क्या हो जाएगा, ओवरऑल एरिया बन जाएगा, ठीक। और ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो यू इंटू ए। अब देखो यहाँ पे टी एच आई माइनस का टी सी आई क्या बन जाएगा, ये डेल्टा टी आई नहीं बन जाएगा क्या, टी एच आई माइनस का टी सी आई। और यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये डेल्टा टी ई नहीं बन जाएगा, इनटू में यहाँ पे ये चल जाएगा क्यू डॉट, ठीक है। अब इस टर्म को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल मेरा क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, यू ए डिवाइडेड बाई एल एन डेल्टा, अच्छा एक माइनस का टर्म भी आएगा यहाँ पे, कहीं पे छूट रहा है शायद, वो माइनस का टर्म से हम इस लॉग को फ्लिप कर देंगे, एल एन डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी ई आ जाएगा। कहाँ छूट रहा है वो माइनस का टर्म, हाँ यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लिए थे यहाँ पे माइनस डी क्यू डॉट, तो ये ओवरऑल माइनस चल रहा था बाहर में, और डी क्यू डॉट को फिर हमने यू डॉट, अब ये माइनस को हम इस साइड भेज दिए, इस साइड, ठीक है।
और ये जो लॉग का वैल्यू आया ln डेल्टा टी ई बाई डेल्टा टी आई, इसको उल्टा करके लिख दिया माइनस को एडजस्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा क्यू डॉट इज इक्वल्स टू यू ए इंटू डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी ln डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये टी एच आई है, ये है टी सी आई, ये है टी एच आई, ये है टी सी, यही तो है डेल्टा टी आई और यही तो है डेल्टा टी ई। और ये क्या आया मेरा, ये जो वैल्यू था डेल्टा टी का ओवरऑल, ये कैसा फंक्शन आया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको थीटा 1 कहेंगे, इसको थीटा 2 कहेंगे। LMTD यहाँ से क्या आ जाएगा, यू ए इंटू क्यू डॉट इजिकल्स टू यू ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई ln का थीटा 1 बाई थीटा 2। अब जरा हम पैरेलल फ्लो के लिए एनालिसिस करें तो पैरेलल फ्लो में क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का हो रहा है, ये TH घट रहा है और ये TC बढ़ रहा है। तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का अगर हम बात करें तो यहाँ से ये देखो, ये THI था, ये अपना टेम्परेचर कम किया THE, और ये TCI यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है TCI और ये TCE, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाए। तो पैरेलल फ्लो में तो थीटा 1 थीटा 2 कतई बराबर नहीं होगा, जो हो केस हो सकता है वो काउंटर में होगा। अब देखते हैं कब बराबर होगा। तो बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है, m डॉट सी पी, अब एनर्जी बैलेंस लिखें, हॉट इज इक्वल टू THE माइनस का, सॉरी फिर से THI माइनस का THE इज इक्वल टू m डॉट सी पी, सी बराबर TCE माइनस TCI। अगर हम बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का बात करें, बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब, बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का मतलब हीट कैपेसिटीज आर इक्वल, तो कट जाएगा। अब यहाँ से जब हम THI को THI, अब देखो काउंटर फ्लो केस में हीट, अब देखो थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेना है, बैलेंस टाइप में तो ठीक है, पैरेलल फ्लो में तो ठीक है। पैरेलल फ्लो में ये हो जाता था THI और ये होता था TCI, ये होता था इनिशियल वाला जो भी वो थीटा 1 होता है डेल्टा टी, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस को थीटा 2 लेते हैं। तो काउंटर फ्लो में बताना जरा, थीटा 1 क्या हो जाएगा, THI माइनस का TCE, और थीटा 2 हो जाएगा THE माइनस का TCI। अब जरा यहाँ रीअरेंज कर लेंगे हम लोग, THI माइनस का TCE कर लेंगे, यहाँ से ये दोनों मिलके थीटा 1 बना देगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2। अब जरा LMTD में हम गए तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ln थीटा 1 बाई थीटा 2, 0/0 का फॉर्म बन गया। अब क्या करें, फंस गए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा लेंगे, लिमिट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी भी एक को वेरिएबल मान लेते हैं कि थीटा 1 वेरिएबल है, ठीक है, थीटा 1 वेरिएबल है, इसको x मान लेते हैं। तो x माइनस थीटा 2 बाई ln x बाई थीटा 2, लिमिट x टेंडिंग टू थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट मार देंगे, तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ln x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा थीटा 2 बाई एक्स इंटू 1 बाई थीटा 2, ये कट जाएगा, ऊपर जाके ये x बन जाएगा, और x किसको टेंड कर रहा है, थीटा 1 को, मतलब, और x था क्या, सॉरी x टेंडिंग टू थीटा 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x थीटा 1 को हम x ले रहे हैं, तो वो थीटा 2 को टेंड कर रहा है, तभी तो 0/0 को बन रहा था। x यहाँ से आ जाएगा, x की जगह थीटा 2 रखेंगे तो यहाँ थीटा 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ रहा है थीटा 1 बराबर थीटा 2, यानी LMTD जो है वो थीटा 1 और थीटा 2 के ही बराबर आ रहा है, यानी LMTD इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर गैप जो है, या फिर फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस दे लें, वही LMTD है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन था। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाए थे, हाँ, DTH
इज इक्वल्स टू एम डॉट सी पी सी डी टी सी, यही लगाए थे ना। यहाँ से अब चूंकि ये बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो ये टर्म कट जाएगा, बचता है डी टी एच बराबर डी टी सी। तो यहाँ से आ जाएगा डी टी एच माइनस टी सी बराबर 0। तो यहाँ से टी एच माइनस टी सी की जो आ जाएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। अब खुद सोचना कि यहाँ प्रोफाइल जो है बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में कुछ इस तरह का बन रहा है, और इस तरह के प्रोफाइल में ये गैप कांस्टेंट रहना कब पॉसिबल है, जब ये स्ट्रेट लाइन हो। और अगर यहाँ से नहीं विश्वास हो रहा है तो हम मैथमेटिकली इसे डिराइव भी कर सकते हैं, पर वो टाइम अभी ले लेगा। यहाँ से मैथमेटिकली भी डिराइव करके दिखा देते हैं। एम डॉट सी पी हॉट डी टी एच, ये जो हॉट फ्लूइड अपना एनर्जी छोटा एक्स पे जाके हम डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, जैसा कि हम लोग शुरू में भी किए थे। एम डॉट एच सी पी एच डी टी एच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यू इंटू छोटा सा एरिया डी, डी ए को क्या लिख सकते हैं, पाई डी इंटू में डी एक्स इंटू में टी एच माइनस टी सी। माना कि ये टी एच माइनस टी सी जो गैप है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट में ये कांस्टेंट रहेगा। तो खुद देख लो, ये टी एच माइनस टी सी, टी एच माइनस टी सी, अच्छा डी टी, ये क्या था डी टी एच, और डी टी एच बाई डी टी एक्स को अगर हम डिवाइड करें, हम मैथमेटिकल एनालिसिस तो बता रहे लेकिन ये याद तो रहेगा नहीं, सिंपल याद रखना है। तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर है और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। काउंटर, अरे यार क्या नाम सब आते हैं, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक लाया था एक्सप्रेशन डी टी एच माइनस डी टी सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी ये टर्म कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग लाए थे डी टी एच माइनस डी टी सी इज इक्वल्स टू 0 आया था, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलो मैथमेटिकली ही देख लो, एम डॉट सी पी हॉट इज इक्वल टू डी टी एच बराबर यू इंटू पाई डी इंटू डी एक्स इंटू में टी एच माइनस टी सी। जरा डी टी एच बाई डी एक्स करना, तो ये आ जाएगा u इंटू पाई डी इंटू टी एच माइनस टी सी अपॉन में एम डॉट सी पी हॉट। सब टर्म लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है, टी एच माइनस टी सी अभी निकाला है कांस्टेंट है, एम डॉट सी पी। तो ये टी एच और एक्स का प्रोफाइल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब स्लोप कांस्टेंट। उसी तरह कोल्ड फ्लूइड का भी प्रोफाइल देखें तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल, और खुद सोचो ना, अगर बैलेंस टाइप हीट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, एक फ्लूइड ऐसे आ रहा है एक फ्लूइड ऐसे जा रहा है और गैप हमको मेंटेन करना है कांस्टेंट, तो एक ही केस में हो सकता है जब दोनों स्ट्रेट लाइन हो विद सेम स्लोप। लॉजिकल रीजनिंग से ही भी ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आया होगा उम्मीद है। याद रखना, बैलेंस टाइप हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो होगा, काउंटर फ्लो बैलेंस टाइप, तो जो दोनों के बीच का लाइंस जो बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन बने जाएंगे, ठीक है। और थीटा 1 एल एम टी डी थीटा 1 या थीटा 2 कुछ भी ले लो। अगर इवापोरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर है और काउंटर फ्लो है, ये हो रहा है टी सी, वैल्यू लेके ही बताना पड़ता है, 80 या 130, ये टी एच आई था, ये टी एच ई था, और ये 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, ठीक है। अब यहाँ एल एम टी डी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80 20, और 100 में से 130 में से 100 जाएगा 30। थीटा 1 कितना है 20, थीटा 2 कितना है 30। अगर थीटा 1 थीटा 2 चेंज नहीं होगा तो एल एम टी डी भी चेंज नहीं होगा। ये तो है पैरेलल फ्लो के लिए। अगर हम इसमें फ्लो को उल्टा कर दें, मतलब काउंटर फ्लो करा दें, यहाँ से लिक्विड भेजें और यहाँ पर वेपर निकालें, तो भी तो थीटा 1 थीटा 2 उतना ही रहेगा। तो याद रखना, इवापोरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर और चाहे कंडेंसर टाइप हीट एक्सचेंजर हो जहाँ पे फेज चेंज हो रहा हो, वहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज़ पैरेलल और काउंटर। एलएमटीडी जो है दोनों ही केस में बराबर आएगा। अब आता है लास्ट टॉपिक, इफेक्टिवनेस। इसमें एक नॉर्मल मेथड है, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र कैसे निकलेगा भाई? मान लो पैरेलल ही फ्लो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ THI है, ये THE है, ये TCI है, ये TCE है। तो यहाँ एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, m.Cp हॉट इंटू THI माइनस THE, या फिर m.Cp कोल्ड इंटू में TCE माइनस का TCI। दो तरीक़ों से लिख सकते, दोनों सेम ही है ना। डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? अच्छा खुद सोच के बताओ कि टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ ये डेल्टा टी जो है सबसे मैक्सिमम यहाँ पे, फिर धीरे धीरे ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम THI माइनस TCI होगा। काउंटर फ्लो में भी THI माइनस TCI ही मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब आता है यहाँ m.C क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम? बहुत लोग बोलते हैं कि हीट ट्रांसफ़र को मैक्सिमम करने के लिए m.C भी मैक्सिमम रखो, नहीं, गलत बात है। m.C रखना पड़ेगा मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये हीट कैपेसिटी HC ये बताता है हीट स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है किसी भी चीज़ का। अगर हीट स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये घंटा हीट को ट्रांसफ़र करने ही नहीं देगा, अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा। तो कम से कम रहेगा तभी तो ये हीट को ट्रांसफ़र करने देगा ईजिली। ज़्यादा रहेगा तो स्टोर कर लेगा। हमको मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, मैक्सिमम हीट स्टोरेज नहीं चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हॉट फ्लूइड का ये मिनिमम आता है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, दोनों का निकालेंगे m.C, Cp हॉट और m.Cp कोल्ड। सपोज किए कि हॉट का मिनिमम आ गया तो यहाँ मिनिमम हॉट का लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिखेंगे? इन दोनों में से हम फ्री हैं, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, ये इक्वेशन यूज करने से फ़ायदा है क्योंकि ये टर्म कट जाएगा और हमको इफेक्टिवनेस सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल इफेक्टिवनेस का तरीका। अब इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि THI 90 है, THE 60 है, TCI 30 है, TCE 45। ठीक है, अब इसमें इफेक्टिवनेस हमको निकालना है। अब हमको यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम चलो बना लेते हैं। ठीक है, THI से THE 90 से 60 और ये हो गया 30 से 45। हमको तो m.C नहीं पता है तो हम निकालें ही कैसे? इस केस में m.C 90 माइनस 60, डेल्टा टी क्या हो जाएगा हॉट फ्लूइड के केस में? ये हो रहा है 30। कोल्ड फ्लूइड के केस में कितना हो रहा है? ये 15। और दोनों ही केस में हीट तो बराबर होगा, जितना ये हीट रिलीज़ करेगा उतना ही अब्जॉर्ब करेगा। चूँकि इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका हीट कैपेसिटी कम होगा, और इसका हीट कैपेसिटी कम होगा तो हम हॉट वाले का लेंगे। ठीक है, तो m.Cp हॉट यहाँ लिखेंगे नीचे में इंटू डेल्टा THI माइनस TCI कितना हो जाएगा? 90 में से 45 जाएगा, नहीं TH 90 में से 30 जाएगा 60, और ऊपर में भी m.Cp हॉट इंटू 90 में से 60 जाएगा 30, कट गया 0.5 इफेक्टिवनेस आ गया। अब एक इफेक्टिवनेस NTU मेथड है, वो आप खुद से भी देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। चाहिए था पूरा हीट एक्सचेंजर।